तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। जैव उर्वरकों के प्रयोग से बढ़ेगी फसलों की पैदावार। पॉली हाउस में खीरा की खेती से कमाएं अधिक मुनाफा। बड़ी जनसंख्या के साथ साथ आज कृषि पर उत्पादन का दबाव बढ़ रहा है, जिसके चलते किसान भाई रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं। इससे न केवल कृषि लागत में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता में काफी कमी हो गई है। इसलिए कृषि वैज्ञानिकों ने अनेक जैव उर्वरकों को खोज निकाला है, जिनका प्रयोग करने से कृषि लागत में कमी तो आती ही है, साथ ही मिट्टी की भौतिक दशा में भी सुधार होता है और फसल में उत्पादन में वृद्धि होती है। तो चलिए जैव उर्वरकों के बारे में जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के मृदा विशेषज्ञ डॉक्टर भूपेंद्र कुमार से। आज हम चर्चा करने के लिए खड़े हैं बायो फर्टिलाइजर के बारे में। बायो फर्टिलाइजर को हिंदी में कहते हैं जीवाणु खाद। जैसा कि शब्द से ही पता चलता है, जीवाणु खाद। जीवाणु का मतलब ऐसे सूक्ष्म जीव जिसको हम आँख से देख नहीं सकते हैं, उसके लिए मशीन की आवश्यकता पड़ती है। खाद जैसा कि आप जानते हैं, जैसे कि हम रासायनिक खाद डालते हैं, तो जीवाणु खाद का मतलब है कि ऐसे जीवाणु जो खाद के रूप में काम करते हैं, जो फसल में जो पोषक तत्व प्रदान करने का जो है सो माध्यम का काम करते हैं। इसमें बहुत सारे जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसमें हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं और फंजाई भी है और एक्टिनोमाइसीट्स भी हैं। तो इनका मुख्य काम है जो आसमान में हवा में 78% नाइट्रोजन है, उसको ज़मीन में कैसे लाया जाए, मिट्टी में कैसे लाया जाए। तो ये बखूबी जो है सो सक्षम है उस हवा में मौजूद नाइट्रोजन को मिट्टी को प्रदान करने में, चाहे वो पौधे के थ्रू हो, चाहे वो सीधे अपने शरीर में फिक्स करते हैं और मिट्टी को प्रदान कर देते हैं। राइजोबियम जो दलहनी फसल के लिए है, अजेटोबैक्टर एजोस्पाइरलम जो अन्य फसलों के लिए है। इसके बाद है फंजाई है जिसको कवक कहते हैं, जिसको VA माइक्रोबाइजा कहते हैं। वो फास्फोरस को प्रदान करता है मिट्टी में, जो है सो अघुलनशील जो स्फुर है, जिसको स्फुर कहते हैं, फास्फोरस कहते हैं, उसको घुलनशील अवस्था में दे करके पौधे को पहुंचाता है।
राइजोबियम कल्चर दलहनी फसलों की जड़ों में गुलाबी रंग की गांठ बनाता है। इन गांठों में ही राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस को भूमि में स्थगित करता है, जिन्हें पौधों द्वारा आसानी से शोषित कर लिया जाता है। राइजोबियम कल्चर के प्रयोग से भूमि में लगभग 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन खाद का लाभ होता है। इसके अलावा उपज में लगभग 10% की वृद्धि होती है। इस कल्चर का प्रयोग मूंग, उड़द, अरहर, सोयाबीन, मटर, चना, मूंगफली, मसूर एवं बरसीम के फसल में करते हैं। अब कारक क्या है जिसके चलते हमको बाहर से देना पड़ता है, क्योंकि भाई मिट्टी में तो पहले ही से मौजूद है, तो क्यों हमको बाहर से डालना पड़ता है। मिट्टी में मौजूद है मगर इनकी संख्या कम हो सकती है, क्षमता कम हो सकती है। हमारी मिट्टी अम्लीय है, अम्लीय मिट्टी में जो है सो संख्या इनकी कम हो सकती है। लगातार कालांतर में खाद डाल करके हम मिट्टी का जो सो गुण को खराब कर दे रहे हैं और जैविक पदार्थ का नहीं सेवन कर रहे हैं, जिसके चलते भी इनकी संख्या कम हो सकती है। बहुत तापमान ज़्यादा, पानी जल जमाव और भी अन्य कारण हैं जिसके चलते इनकी संख्या में कमी हो सकती है। कुछ पौधे ऐसे हैं जो उनका घर है, हम लगातार उस पौधे को ले ही नहीं रहे हैं, दूसरे पौधे को ले रहे हैं, तो उनका जो है सो उसमें संख्या कम हो सकता है। इसलिए जो है सो सही फसल चक्र भी अपनाना ज़रूरी होता है। सही फसल चक्र नहीं अपना रहे हैं तो उनकी संख्या कम हो सकती है। तो इन सभी कारणों के चलते इनकी संख्या कम हो जाती है, जिसके चलते हम बाहर से इनका जो प्रयोग करते हैं। एजोटोबैक्टर कल्चर या सूक्ष्म जीवाणु भी राइजोबियम जीवाणु की तरह ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में स्थापित करता है। ये जीवाणु जड़ों में किसी प्रकार का गांठ नहीं बनाते हैं। ये जीवाणु मिट्टी में पौधों के जड़ क्षेत्र में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं तथा नाइट्रोजन गैस के अमोनिया में परिवर्तित कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। इस जीवाणु खाद के प्रयोग में 10 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की प्राप्ति होती है तथा अनाज वाली फसलों में 10 से 20% एवं सब्जियों में 10% तक की उपज में वृद्धि पाई गई है। इनके प्रयोग से जड़ों में होने वाली फफूंद रोग से भी बचाव होता है। इस कल्चर का प्रयोग गेहूँ, जौ, मक्का, बैगन, टमाटर, आलू एवं तिलहनी फसलों में करते हैं। समुचित मात्रा में हमारे पास जो भी है वो जैविक खाद उसका प्रयोग करें, या हमारे पास जो मौजूद पदार्थ हैं उससे जैविक खाद बनाने की जो है सो कोशिश करें। जैसे कि वर्मी कंपोस्ट हम लोग बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट में आपके पास अगर ज़्यादा समुचित गोबर नहीं है तो 25 से 50% तक ही गोबर का इस्तेमाल करें। बाकी जैसे खरपतवार का इस्तेमाल करके हम जैविक खाद बना लेते हैं, जिससे हमको बहुत ही जो फ़ायदा होता है और ये जीवाणु खाद का भी जो है सो हमारा जो क्षमता है वो बढ़ जाता है। अब रही बात कि भाई कितना नाइट्रोजन, कितना खाद हमको मिलेगा इनसे, तो हम इनको सब्स्टिट्यूट कहते हैं। मतलब जो कुछ पार्ट जो है सो हम इसके थ्रू जो नाइट्रोजन या फास्फोरस जो भी है अवेलेबल करा सकते हैं, तो इसमें ये काम कर सकता है। हम रासायनिक खाद के साथ साथ जैविक खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट, FIM डालते हैं, उसी तरह से हम जैसे जीवाणु खाद का भी प्रयोग करते हैं, ताकि जैसे कम से कम 20 से 25 kg तक नाइट्रोजन हमको दलहनी फसल में मिल जाए, तथा अन्य फसलों में भी यही करीब रहता है, 20 से 30% जो है सो मिल जाए। सभी प्रकार के जीवाणु खाद से बीज उपचारित करने का तरीका एक जैसा ही है। राइजोबियम कल्चर के एक पैकेट से 10 किलोग्राम बीज को उपचारित कर सकते हैं। बीजों को उपचारित करने के लिए सबसे पहले आधा लीटर पानी में लगभग 100 ग्राम गुड़ डालकर खूब उबालें और जब इसकी चाशनी तैयार हो जाए तो इसे ठंडा करने के बाद एक पैकेट कल्चर जीवाणु खाद डालकर अच्छी तरह से मिला दें। इसके बाद बीजों को उपचारित कर सकते हैं। जिन फसलों की पौध का बिचड़ा लगाया जाता है उनकी रोपाई करने से पूर्व पौधों की जड़ों को एजोस्पर्म या एजोटोबैक्टर के घोल में डुबाकर पौधे को उपचारित किया जा सकता है। तो ये सब सारे जो है सो जीवाणु खाद हैं। अब इसको हम ये करते हैं, कल्चर में तैयार करके छोटे छोटे पैकेट में रखते हैं संरक्षित करके। तो इनका प्रयोग करना जो है सो लाभकारी होता है, जिससे जो है सो ये रासायनिक खाद पर जो खर्च पड़ते हैं, खर्च जो पड़ रहे हैं उसको हम कम करते हैं। साथ ही साथ कि जो है सो मिट्टी पर जो कुप्रभाव पड़ता है खाली खाद रासायनिक खाद से, उससे भी बचते हैं, जिससे जो मिट्टी की जो हमारी जो धरोहर है, जो सो बहुत बेशकीमती धरोहर है, इसको भी बचाए रखने में ये जीवाणु खाद हमको बहुत मदद करता है। तो किसान भाई से ये मेरा अनुरोध है कि जीवाणु खाद अवश्य प्रयोग करें, जितना संभव हो
जैसे भी संभव हो हम जीवाणु खाद का प्रयोग करें, ताकि जैसे रासायनिक खाद से हमको कुछ न कुछ राहत मिल सके। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। देश की ज्यादातर किसान पारंपरिक खेती करते हैं, जिससे उन्हें सामान्य लाभ प्राप्त होता है। लेकिन अगर किसान भाई पारंपरिक खेती से थोड़ा हटकर कुछ नया करे तो उन्हें और अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसी कड़ी में किसान भाई पॉली हाउस में खीरा की खेती करें तो इससे अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि आजकल खीरे की मांग वर्ष रहती है। तो चलिए पॉली हाउस में खीरे की खेती के बारे में जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अजय भारद्वाज से। किसान भाइयों, आज एक बार फिर से मैं आपको ऐसी फसल के बारे में बताना चाहूँगा जो पॉली हाउस में बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी फसल है और उसको पॉली हाउस में ही लगाया जाता है, उसको बाहर नहीं लगाया जाता है। तो वो फसल जो है उसका नाम है खीरा, बीज रहित खीरा, जिसको हम केवल पॉली हाउस में ही लगा सकते हैं। जो पॉली हाउस के अंदर हम वैरायटी लगाते हैं, सिर्फ मादा फूल होते हैं और वो मादा फूल भी बिना परागन या बिना पराग के उसके अंदर फल को तैयार करते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात आती है कि इस फसल की ऐसी कौन सी वैरायटीज़ हैं जो हम पॉली हाउस के अंदर लगा सकते हैं। तो इसके अंदर कई सरकारी संस्थान या कई प्राइवेट कंपनीज जो हैं उसका बीज मार्केट में अवेलेबल है। पंत पार्थिनोकार्पिक खीरा 1, पंत पार्थिनोकार्पिक खीरा 2 या पंत पार्थिनोकार्पिक खीरा 3। दूसरा जो पूसा सीडलेस कुकुम्बर 6 वैरायटी जो है वो रिलीज़ है। तीसरी जो वैरायटी है केरला पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर हाइब्रिड 1 जो है बीज रहित खीरे की एक किस्म है जो वहाँ से रिलीज है। बाकी जब प्राइवेट कंपनी के हाइब्रिड्स की हम बात करते हैं तो कई कंपनियां जो हैं इस क्षेत्र में हैं और उनके बीज उपलब्ध होते हैं। किस्मों का चयन कर लेने के बाद पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। पॉली हाउस में खीरे की खेती करने के लिए 50 छिद्रों वाले प्रो ट्रे का ही इस्तेमाल करें, जिसमें आप आसानी से एक छिद्र में खीरे के बीज की बुवाई कर सकते हैं। खीरे के पौधों के प्रो ट्रे को तैयार करने के लिए कोकोपीट, परलाइट और बर्मी कंपोस्ट आदि का मिश्रण बनाएं और फिर मिश्रण को प्रो ट्रे में भरकर प्रति छिद्र एक बीज की बुवाई करें। ट्रे में खीरे की बीज की बुवाई करने के 3 से 4 दिन में खीरे के बीज का अंकुरण हो जाता है। वैसे तो अगर आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल टाइप पॉली हाउस है तो इसको सालों भर आप अपने पॉली हाउस में लगा सकते हैं। लेकिन कई जो किसान ऐसे भाई हैं जिनके पास लो कॉस्ट या मीडियम कॉस्ट के पॉली हाउस हैं जिसके अंदर तापमान को नियंत्रण करना आसानी से सुलभ नहीं हो पाता है, तो ऐसी कंडीशन में इस फसल को 2 बार आसानी से उगाया जा सकता है और ऑफ सीज़न भी आप इसको लगा सकते हैं, तो तीसरी बार आप इसको लगा सकते हैं पॉली हाउस के अंदर। अब इसका बीज दर जो होती है 500 मीटर स्क्वायर का होता है, उसके अंदर 1500 से 1600 बीज की आवश्यकता पड़ती है आपको एक 500 मीटर स्क्वायर पॉली हाउस में। तो ये तो उसके बीज दर की बात हो गई। दूसरा, अब इसको लगाना है तो इसका बिचड़ा तैयार करके हम लगाते हैं। इस गर्मियों के दिनों में ये जो बिचड़ा होता है लगभग 20 से 25 दिनों में तैयार हो जाता है, और अगर जो सर्दियाँ होती हैं सर्दियों के दिनों में ये 1 महीना तक ये फसल जो है इसका अपना बिचड़ा तैयार करने के लिए लेती है।
खीरे की खेती को पॉली हाउस में तैयार करने के लिए कंपोस्ट या फिर सड़ी हुई गोबर खाद लगभग 15 किलोग्राम तक प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खीरे की बुवाई करने के 3 से 4 सप्ताह पहले बनाई गई क्यारियों की मिट्टी में मिला दें। साथ ही 4 ग्राम फास्फोरस और 5 ग्राम पोटाश प्रति वर्ग मीटर की दर से मिलाएं। इसके बाद फसल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग समय समय पर करें। ट्रांसप्लांट करने से पहले आपको बेड भी तैयार करने पड़ते हैं। तो बेड पॉली हाउस में जनरली 1 मीटर चौड़ा बेड ही हम रिकमेंड करते हैं, 1 मीटर चौड़ा बेड। और उसके अंदर जो बेड की ऊंचाई होगी वो 15 से 20 सेंटीमीटर आप ऊंचाई पे उस बेड को बना सकते हैं। उसकी मिट्टी को ठीक ढंग से कुदाल से कोड़ कर आप ढंग से उसकी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। जब भी आपके पौधे में या जो आपका बिचड़ा है उसके अंदर 2 से 4 लीफ आ जाए, यानी 2 से 4 पत्ता की अवस्था जब आपके बिचड़े की हो, उस कंडीशन में आप इसको अपने मुख्य क्षेत्र में या पॉली हाउस में आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, यानी प्रतिरोपित कर सकते हैं। दूरी जैसा कि मैंने बताया 45 सेंटीमीटर की रखनी है। किसान भाई पॉली हाउस में प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। काली पॉलीथीन फिल्म का खीरे की खेती में इस्तेमाल करने से खरपतवार पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है और खीरे के पौधों में लंबे समय तक नमी की मात्रा बनी रहती है। खीरे के पौधे बेल वाले होते हैं। खीरे की खेती से अच्छी गुणवत्ता व ज्यादा पैदावार लेने के लिए खीरे के पौधों को सहारा जरूर दें। पौधों को सहारा देने के लिए आप सुतली को भी काम में ले सकते हैं। खीरे की बेल को सुतली से बांधते समय ज्यादा टाइट ना बांधे, इससे बेल के कट जाने का खतरा रहता है। खीरे की बेल को ज्यादा ऊपर नहीं बांधे, नहीं तो खीरे के तैयार होने पर तोड़ने में परेशानी होगी। तीसरा बात इसके अंदर ये ध्यान रखना होता है कि जब हम इसकी सिंचाई करते हैं, क्योंकि खीरा एक ऐसी फसल है जिसके अंदर पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो हर वीकली इंटरवल पे हम इसके अंदर पानी का इंतज़ाम करते हैं। लेकिन जब आप पॉली हाउस में लगा रहे हैं तो हर दिन आप अगर जो 10 मिनट के लिए भी अपना ड्रिप सिस्टम ऑन रखते हैं तो उसकी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। बात आती है इसके फर्टिलाइज़र की, फर्टिगेशन की, जो हम पानी में घोल कर ही देते हैं। तो इसके फर्टिगेशन के लिए हम 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, प्रति लीटर पानी के हिसाब से NPK जो 18-18-18 है उसका इस्तेमाल करते हैं। घोल बनाकर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से ही हम पौधे को मुहैया करवाते हैं और हफ्ते में 2 बार इसकी फर्टिगेशन करते हैं 3 ग्राम के हिसाब से। और जब फूल आने की अवस्था होती है तो उस टाइम हम पोटाश और कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो फर्टिलाइज़र, जो हमें घुलनशील फर्टिलाइज़र बाज़ार में उपलब्ध होते हैं, उसकी मात्रा मिलाकर हम पौधों को देते हैं। उसके अलावा जो बड़ी अवस्था में जो बीमारी आती है जिसके अंदर डाउनी मिल्ड्यू है, तो इस बीमारी से बचने के लिए आप डाइथेन Z78 या जिनेब, कई तरह के केमिकल आजकल बाज़ार में उपलब्ध हैं जिनको उपयोग करके आप इस बीमारी से बच सकते हैं। कीटों में पॉली हाउस में समस्या रहती है कि कीटों की, जिसके अंदर थ्रिप्स हैं, वाइट फ्लाई है, एफिड है, जैसिड्स हैं, कीटों से आपको बचाना है तो आप इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे आप कर सकते हैं। 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे करना पड़ेगा। अगर 40 दिन के बाद अगर जो चल रही है तो आपको 2 से 2.5 महीने की विंडो मिल जाती है जिसके अंदर आप खीरा तोड़कर बाज़ार में पहुंचा सकें। 1500 पौधा आपने लगाया या एक पौधे से आपको लगभग 3 से 4 किलो की उपज आपको खीरे की मिल जाती है। तो इस प्रकार खीरे की फसल आप अच्छे ढंग से अपने खेत में या अपने पॉली हाउस में ले सकते हैं और काफ़ी मुनाफा आप कमा सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। पशुओं के लिए बरसीम बहुत ही लोकप्रिय चारा है। ये पौष्टिक और सुपाच्य भी होता है। पशु इसे बड़े चाव से खा भी लेते हैं। इसके अतिरिक्त ये लवणीय और क्षारीय भूमि को सुधारने का काम भी करता है। फिलहाल इसकी बुआई वर्ष सही समय चल रहा है। इसकी खेती करके आप न केवल पशुओं को हरा चारा उपलब्ध करा सकते हैं, बल्कि इसे बेचकर अच्छी आमदनी भी कमा सकते हैं। तो चलिए बरसीम की खेती के बारे में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ ओंकार कुमार से।
जैसे कि हमारे देश में लोग पशु के चारा के रूप में बरसीम का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं बरसीम का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि बरसीम में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। प्रोटीन की मात्रा अधिक होने के कारण विशेष तौर पर जो दुधारू पशु होता है उसके लिए तो लाभदायक है ही, साथ ही अन्य पशु के लिए भी यह चारा बहुत ही लाभदायक है और यह चारा मुलायम होता है। इसीलिए मुलायमपन होने के कारण, मिठासपन होने के कारण पशु इसे चाव से खाते भी हैं। पशुपालन व्यवसाय में पशुओं के आहार पर लगभग 70% खर्च आता है, जैसा कि सूखे चारे की कीमत भी काफी अधिक है और ऐसे में हरा चारा उगाकर इस खर्च को कम करके अधिक लाभ लिया जा सकता है। बरसीम को खिलाने से पशु स्वस्थ रहते हैं और उनका दूध उत्पादन बढ़ता है। बरसीम का अधिक उत्पादन होने पर हरे चारे का साइलेज बना सकते हैं, जो चारे की कमी होने के समय पशुओं को खिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये लवणीय और क्षारीय भूमि को सुधारने के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि इसकी खेती कैसे की जाए। सर्वप्रथम इसके लिए जो है मिट्टी कैसा होना चाहिए। इसके लिए जो दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त समझा जाता है, जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो, ऐसा मिट्टी बरसीम खेती के लिए उपयुक्त समझा जाता है। खेत की तैयारी की जहाँ तक बात है तो इसमें एक बार मिट्टी पलट हल से कर दे, दो तीन बार जो है सुइया देसी हल से या हैरो से जुताई कर दे। इसके बाद पाटा चला करके खेत को समतल कर ले। इसमें जो ढेला युक्त अगर खेत रहेगा तो उसमें बरसीम का जो जर्मिनेशन है वह अच्छा नहीं हो पाता है। इसीलिए मिट्टी पूर्ण रूपेण भुरभुरी हो जानी चाहिए और पाटा चला करके उसको समतल कर ले। उसी समय क्या करे किसान बंधु कि अपने सुविधा अनुसार क्यारी बना ले। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और नाइट्रोजन फॉस्फेट की आपूर्ति के लिए बुआई के समय डीएपी की 155 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, जिससे आपकी फसल की पैदावार अच्छी होगी। किसान भाइयों, उन्नत किस्में सानी किस्मों की तुलना में अधिक हरे चारे की पैदावार देती हैं। इसलिए अधिक और जल्दी चारा प्राप्त करने के लिए बरसीम की किस्मों का चयन करें। तो इसमें बरसीम, लुधियाना 1, जवाहर, बरसीम 4, पूसा, ज्वाइंट, इस तरह की जो वैरायटियां हैं इसका इस्तेमाल किसान कर सकते हैं। एक वरुणा 106 वैरायटी है, वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है, इसका भी इस्तेमाल किसान कर सकते हैं। कि बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए, तो 25 से 30 केजी बीज की मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए उपयुक्त होता है। बीज का जो उपचार है वो हमेशा बरसीम का बीज उपचार करके ही खेत में किसान का बोए, ये मेरा किसान से विशेष आग्रह रहेगा, क्योंकि उपचार करने के बाद इसका उत्पादन भी बढ़ जाता है, बीज जनित बीमारी से भी रोकथाम मिल जाता है। किसान भाइयों, बीजों को हमेशा किसी विश्वसनीय और प्रमाणित संस्था से ही खरीदें और यदि बुआई के समय बढ़िया क्वालिटी का प्रमाणित बीज उपलब्ध नहीं हो तो स्थानीय बीजों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें कासनी नामक खरपतवार के बीज मिले हो सकते हैं। कासनी के बीजों को अलग करने के लिए नमक 5 से 10 ग्राम को प्रति लीटर पानी में घोलकर उसमें बरसीम का बीज को समय के लिए डालकर रखते हैं, जिससे कासनी का बीज हल्का होने के कारण घोल के ऊपर तैरने लगता है। फिर उसको अलग कर लें। इसके बाद 2.5 ग्राम थीरम या 2 ग्राम कैप्टान या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर लें। इसके बाद 1.5 से 2 लीटर गर्म पानी में 250 ग्राम गुड़ का घोल बना लेना चाहिए। फिर घोल को ठंडा करके इसमें राइजोबियम कल्चर के 2 पैकेट को मिलाएं। अब है कि सिंचाई के कुछ इसमें अहम रोल है। तो सिंचाई, प्रथम सिंचाई जो है सो बुआई के 7 से 8 दिन 10 दिन के अंदर कर देना चाहिए। इसके बाद 15 से 20 दिन के अंतराल पे कर सकते हैं। और विशेष तौर पर अगर हम जब भी कटनी करते हैं तो कटनी के उपरांत सिंचाई जरूर करना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम लखनपुर, जिला कटिहार के कृषक रवि प्रकाश ने। ये पपीता में मोजैक रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं।
तो रवि प्रकाश जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। बहुत ही अच्छा फसल है, लेकिन समय समय पर यदि ध्यान ना दिया जाए और इसमें अनेक प्रकार की इस तरह से बीमारियां लग जाती हैं। पपीता में सबसे जो ज़्यादा नुकसान करता है विषाणु जनित रोग है। पपीता का लीफ यानी पत्ती जो होता है मुड़ जाता है, सिकुड़ जाती हैं, विषाणु से होते हैं और ये सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। तो इसके रोकथाम के लिए शुरुआत में ध्यान देना होगा कि जो नर्सरी उगाते हैं वो नेट हाउस में उगाएं या लो टेल पॉली हाउस में उगाएं, या वाइट फ्लाई जो सफ़ेद मक्खी होती है या इस तरह से जो वेक्टर होते हैं वो वहाँ तक ना पहुँच पाएँ। फिर उसके बाद जब फील्ड में लगाते हैं या खेत में लगाते हैं तो इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 12 दिन के अंतर पर छिड़काव करेंगे तो निश्चित है कि इस तरह से जो विषाणु जनित रोग हैं, चाहे नर्सरी अवस्था पर लगे या हमारे खेत में लगे या पौधे पर लगे, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatta@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।